बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। मुज़ाकरात तो इमरान खान साहब कहते हैं करने चाहिए, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हुकूमत ये बताए कि उसके बाद इख्तियारात हैं। क्या वो इमरान खान साहब की मुलाकात भी करवा सकते हैं मुज़ाकराती टीम से? तो वो नहीं करवा सकते, उनके पास तो इख्तियारात ही नहीं है। जब उनके पास इख्तियारात नहीं है तो मुज़ाकरात क्या करवाएंगे? इसीलिए इमरान खान साहब कहते हैं जिनके पास इख्तियार है मुज़ाकरात उनसे करो, बात उनसे करो। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने फील्ड मार्शल को बुलाया, उनसे बात की, उन्हें पता था बाकी सारे अर्दली है, इस आदमी के पास इख्तियार है, इसको बुला लो, बात करते हैं इससे। इसी तरह इमरान खान भी यही कहता है कि भाई जिस आदमी के पास इख्तियार है, जिसके पास सारा कंट्रोल है, उसको बुलाओ, बिठाओ, उसके साथ बात करो कि भाई क्या करना है, अब मुल्क को कैसे आगे लेकर चलना है। बेड़ा गर्क हो गया हर चीज का, और बेड़ा गर्क कैसे हुआ है मैं आपको बाद में बताता हूं। ये लफ्ज आप याद रखिएगा कि बेड़ा गर्क हो गया, मैंने आपसे कहा। आगे आप ये देखें कि तहरीक इंसाफ तहरीक चलाने के लिए जो आपको ग्राउंड पे चीजें चाहिए होती हैं वो सारी मुकम्मल है। इस वक्त बदतरीन महंगाई है, खौफनाक बजट हुकूमत ने पेश किया है IMF का दिया हुआ, जिसने लोगों की कमर तोड़ दी है। अमीर आदमी के लिए आसानियां पैदा की जा रही हैं, गरीब आदमी जिनकी तादाद बहुत ज्यादा है उनके लिए मुश्किलात पैदा की जा रही हैं। पाकिस्तान तकरीबन आधे पाकिस्तानी इस वक्त गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं। किसान मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है, बेरोजगारी अपने उरूज पे है, 6% वाली बेरोजगारी 22% पे पहुंच गई है। मईशत तबाही के दहाने पर खड़ी है, बल्कि तबाह हो चुकी है। बैड गवर्नेंस पाकिस्तान में अपनी जगह पे है। हुकूमत की मकबूलियत इतनी जमीन बोस हो गई है कि अब ये लैट्रिनों के ऊपर और हर चीज के ऊपर अपना नाम लिखवाते हैं, अपनी शक्ल छपवाते हैं। अपोजिशन जो है वो इस वक्त मकबूल है। इमरान खान साहब की मकबूलियत का तोती बोलता है। ये फौज ने सर्वे करवाया अली अमीन के मुताबिक, उसमें इमरान खान साहब की मकबूलियत 88% आई है। अब बस एक मोमेंटम बनाने की जरूरत है। ये सारे लोग छिड़े हुए हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत इस हुकूमत से खाइफ हैं। इन लोगों के अंदर एक मोमेंटम बनाने की जरूरत है तहरीक का, और फिर ये तहरीक खड़ी हो जाएगी। और इस दफा तहरीक ऐसी नहीं है कि सबने जाना है इस्लामाबाद की तरफ। आप सारे इस्लामाबाद की तरफ जाते हैं, रस्ते में 50,000 पुलिस वाले इस्तेमाल होते हैं तो वो रोक लेते हैं। अब अपने अपने शहरों में, अपने अपने इलाकों में, अपनी अपनी जगहों पे अगर मुल्क को बंद किया जाएगा तो बड़ी मुसीबत बन जाएगी इस हुकूमत के लिए। अच्छा, इस मोमेंटम को बनने से पहले तोड़ना एक वजह और भी है कि जरूरी है। देखिए 29 नवंबर 2025 को आर्मी चीफ के 3 साल मुकम्मल हो रहे हैं। उसूलन इस तारीख को एक आर्मी चीफ रिटायर हो जाता है, लेकिन इन्होंने 2 साल की एक्सटेंशन ली हुई है। तो आर्मी चीफ चाहेंगे कि 29 नवंबर 2025 तक की तारीख जो है वो पुरसकून अंदाज में गुजर जाए। इस डेट से पहले मुल्क में कोई एहतजाजी तहरीक या कोई ऐसी अनइवन चीजें ना हो जिनकी वजह से ये मामला छिड़ जाए। लिहाजा वो ये चाहेंगे कि बिल्कुल पुरसकून अंदाज में 29 नवंबर 2025 का दिन गुजर जाए, और उसके बाद वो 2 साल के लिए दोबारा उनकी एक्सटेंशन हो जाएगी। तो इस सूरत हाल में जो है वो फिर बाद में तहरीक चलती है तो देखेंगे क्या होगा, लेकिन वो चाहेंगे कि ये वक्त गुजर जाए। और इसके लिए कोशिश अब की जा रही है, और कभी मुज़ाकरात, कभी बैकडोर चैनल, कभी ये वाली कहानी, कभी ट्रक की बत्ती। तो ये सारी ट्रक की बत्तियां इससे पहले भी हमने ऐसी बहुत देखी हैं। इमरान खान साहब को तो बहुत दफा ऑप्शन दिए गए, यानी अब उन्हें क्या ऑप्शन दिया जाएगा? आमिर डोगर साहब ने जो इंकशाफ किया था वो ये देखें आप। आमिर डोगर साहब हैं, ये हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में इंकशाफ कर रहे थे कि इमरान खान को जिस दिन गिरफ्तार किया गया उससे एक दिन पहले इमरान खान के पास कुछ लोग भेजे गए थे कि आपको सुबह गिरफ्तार कर दिया जाएगा, अगर आप मुल्क से जाना चाहते हैं तो लाहौर एयरपोर्ट पर जहाज खड़ा है, आप दुनिया में जहां जाना चाहते हैं जा सकते हैं। मगर इमरान खान ने बैरून मुल्क जाने से इनकार कर दिया। आमिर डोगर कहते हैं कि इमरान खान को बार बार मुल्क से बाहर जाने का कहा गया। जब वो जेल में चले गए तब भी उन्हें मुल्क से बाहर जाने का कहा गया। उन्हें यह भी कहा गया कि आप हाउस अरेस्ट हो जाएं, लेकिन इमरान खान साहब ने किसी किस्म की डील नहीं ली। उन्हें 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले और 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद भी बार बार डील देने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने डील नहीं ली। एक आदमी जिसने उस मुश्किल वक्त में डील नहीं की, क्या वो इस वक्त डील करेगा जब हुकूमत बुरी तरह फंसी हुई है? मुझे नहीं लगता कि इमरान खान कोई डील करने जा रहा है। पाकिस्तान के लिए वो एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं कि भाई बेड़ा गर्क हो गया मुल्क का, अब निकलो बीच में से, आओ मैं तुम्हें रास्ता बना कर दूं, तुम निकल जाओ। और इसके लिए अगर नवाज शरीफ से भी बात करनी पड़े तो कोई घाटे का सौदा नहीं है। एक दफा फौज को सियासत से निकाल दें तो पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। नाजरीन, मैं आपको कह रहा था ना कि तबाही फेर दी है। अब वो चीज मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं कि किन चीजों को मैं ये कह रहा था कि बुरी तरह पाकिस्तान में तबाही फेरी गई है। कौन से बड़े बड़े जो है वो कंपनियां हैं जो पाकिस्तान को छोड़कर चली गई, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट पाकिस्तान में बंद करके अपने दफ्तर जा रही है। 25 साल से वो यहां काम कर रहे थे, अब वो छोड़कर पाकिस्तान को जा रहे हैं। तो ये तो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा नेगेटिव है, बहुत बड़ी तादाद में लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इसमें रिजवान गलदई साहब ने बड़ा अच्छा काम किया, उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की है, उसमें चंद उन बड़ी कंपनियों के नाम बताए हैं जो पाकिस्तान से अपना कारोबार बंद करके चले गए। शेल कंपनी अपने 77.42% जो शेयर्स है वो बेचकर जून 2023 में चली गई। पार्को पेट्रोलियम कंपनी अपने 50% शेयर्स बेचकर पाकिस्तान से चली गई।
2023 दिसंबर में टेलीनॉर पाकिस्तान भी बंद हो गया, चला गया पाकिस्तान से। उबर कंपनी यानी वो किसी और को बेचकर चले गए, उबर कंपनी वो भी बंद हो गई। और उनकी एक और कंपनी है क्रीम, वो भी बंद होने का उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो भी बंद हो जाएगी, 1-2 माह पहले उन्होंने ऐलान किया था। प्रॉक्टर एंड गैम्बल कंपनी वो भी बंद हो गई, वो बेचकर चले गए। सीमेंस कंपनी वो भी बेचकर चले गए। यानी बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो पाकिस्तान छोड़कर जा रही हैं। मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनियां वो भी पाकिस्तान छोड़कर जा रही हैं। जो कंपनियां पाकिस्तान में आना चाहती थी वो अब कानों को हाथ लगा रही हैं कि जी हम नहीं आ रहे। इससे पहले डॉक्टर आरिफ अलवी भी अपने ट्वीट में बता चुके हैं कि उन्हें माइक्रोसॉफ्ट के जो हेड हैं, जो मालिक हैं बिल गेट्स, उन्होंने क्या कहा था। अमेजॉन भी पाकिस्तान आते आते रह गया, यानी अमेजॉन पाकिस्तान में आ रहा था, लेकिन इमरान खान साहब का दौर जब खत्म हुआ उसके बाद एक मायूसी फैल गई और फिर जो कारोबार के साथ हुआ, अमेजॉन भी अब पाकिस्तान नहीं हारा। ये सारी तबाही नादरीन पाकिस्तान के अंदर फेरी गई है और ये गुज़िश्ता 3 सालों में फेरी गई है। शब्बर जैदी साहब का एक बयान बड़ा जबरदस्त तरीके से गर्दिश कर रहा है, वो बयान मैं आपके सामने रखता हूं और बहुत सारे लोगों ने इसको ट्वीट किया। साबिर शाकिर साहब के ट्विटर से मैं पढ़ के सुनाया तो और बहुत सारे लोगों ने इसको ट्वीट किया है। उन्होंने कहा मैंने इमरान खान और जनरल बाजवा को कहा कि ये हमारे अपने इदारे FBR में बहुत से लोग करप्शन में मुलव्वस हैं, तो इमरान खान ने फौरन मुझे कहा कि इन सबको निकाल दो, लेकिन बाजवा ने मुझे निकाल दिया। ये जरा प्रायोरिटीज हैं, इस तरीके से मुल्क चलाया जा रहा है। तो फौज को सिर्फ अपना काम करना चाहिए, सियासत में और एडमिनिस्ट्रेशन में और मुल्क चलाने में किसी किस्म की मुदाखलत कभी भी नहीं करनी चाहिए। अटक जेल से नाजरीन कुछ और कैदियों को छोड़ा गया है। ये 19 कैदी हैं जो अब रिहा हुए हैं 7 महीने के बाद। ये 26 नवंबर के मुकदमात में इन्हें गिरफ्तार किया गया था। जब ये कैदी रिहा हुए तो वहां कैमरामैन मौजूद थे। उन्होंने जब इनकी वीडियोस बनाई तो ये तमाम कैदी इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। इन तमाम कैदियों ने कहा कि हम दोबारा निकलेंगे और इमरान खान को रिहा करवाएंगे। यानी जितने लोगों को इस निजाम ने गिरफ्तार किया, अब तक लगभग 20,000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए हैं ओवरऑल। ये जो 20,000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, अब इनके ऊपर तो मोहर लग गई है कि ये पक्के वर्कर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, ये अपनी पार्टी छोड़कर अब कहीं नहीं जाते। यानी इन लोगों ने अब कुर्बानी दे दी है ना। सियासी वर्कर जब गिरफ्तार हो जाता है ना तो उससे पहले उसकी अपनी पार्टी के साथ मंगनी हुई होती है, लेकिन जैसे ही वो गिरफ्तार होता है ना उसकी अपनी पार्टी के साथ उसका निकाह हो जाता है और फिर ये निकाह नहीं टूटता। ये पीपल्स पार्टी के साथ भी हमने होते देखा, जमात इस्लामी के साथ भी होते देखा, ये हमने PMLN के साथ भी होते देखा। लेकिन जितने बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां इनकी हो गई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, भाई इतनी बड़ी गिरफ्तारियां तो हमने सुनी भी नहीं थी। और पंजाब के अंदर इस पैमाने पे ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो बड़ी इन्होंने डिक्टेटर्स ने इतनी तबाही नहीं फेरी जितनी इनके खिलाफ तबाही फेरी गई है मौजूदा रजीम की तरफ से। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने और मौजूदा हुकूमत ने मिलकर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुल्म, जबर और फस्तायत किया, ये लोग पूरी ताकत से खड़े हो गए। वो सरम जावेद खान वो रिहा होते ही उन्होंने डायरेक्टली फिर अटैक किया हुकूमत के ऊपर। यानी रिहा होते ही एग्जैक्टली वही जुमले, वही बातें, वही मोमेंटम था उनका बात करने का जो उनका गिरफ्तार होते वक्त था। अब एक लड़की है सनम जावेद खान और एक बड़ी उम्र की खातून है मरियम नवाज शरीफ। अब मरियम नवाज जो है, आपको गौर करें ना, जरा पीछे जाए आप, जरा सी तकलीफ आती थी तो 4-4 महीने 3-3 महीने उनका ट्विटर ही बंद हो जाता था। 4-4 3-3 महीने मरियम नवाज का कोई स्टेटमेंट ही नहीं आता था। जरा सी मुसीबत आती थी तो ये कंप्रोमाइज कर देते थे, डर जाते थे, खौफजदा। नादरीन, मुज़ाकरात को लेकर के बहुत सारी खबरें चल रही थी। जंग ने तो इसकी जो है वो मेन हेडिंग छाप दी थी, उसके बाद से ये रोला पड़ा हुआ है। अंसार अब्बासी साहब की खबर थी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इसके ऊपर अपना मौक़िफ़ दिया है। अली अमीन गंडापुर साहब के बयान से यह मामला शुरू हुआ कि उन्होंने कहा कि इमरान खान ने मुज़ाकरात के लिए हामी भर ली है या इमरान खान ने मुज़ाकरात की इजाजत दे दी है। लेकिन जब लास्ट टाइम इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात बंद किए थे तो 2 चीजों की वजह से बंद किए थे। उन्होंने कहा था जी मुज़ाकरात सिर्फ इस सूरत में हो सकते हैं कि आप जुडिशियल कमीशन बना दें 9 मई पे और 26 नवंबर पे जहां कत्लेआम हुआ। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि जो बेगुनाह कैदी जेलों के अंदर बंद किए हुए हैं, मेरी बात छोड़ो, जो बेगुनाह कैदी जेलों के अंदर बंद किए हुए उन्हें रिहा किया जाए। ये 2 बड़े जायज मुतालबात थे इमरान खान साहब के। सियासी कैदियों को छोड़ो और एक आप जुडिशियल इंक्वायरी करवाओ 9 मई की और 26 नवंबर की। ये दोनों काम नहीं किए गए तो इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात खत्म कर दिए। अब अगर इतना लंबा अरसा गुजरने के बाद 6-7 माह गुजरने वाले हैं या 6 माह गुजरने के बाद इमरान खान साहब इन मुतालबात से पीछे हटकर दोबारा मुज़ाकरात में आ जाते हैं गैर मशरूत तौर पे, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसमें क्या गेन किया, ये सवाल भी है। लेकिन सलमान अकरम राजा साहब ने और जुनेद अकबर साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है, जबकि शेख वकास अकरम का कहना है कि वो तस्दीक नहीं कर सकते जो खबर दी गई जंग अखबार में। उन्होंने कहा जी ये खबर गलत है,
ایسے کوئی مذاکرات نہیں ہونے جا رہے. ہمارے مطالبات تھے جن چیزوں پہ نہ جوڈیشل کمیشن بنا نہ کچھ اور ہوا, تو ہم کیسے پھر مذاکرات کے اندر چلے جائیں؟ یہ سوال شیخ وقاص اکرم صاحب نے بھی پوچھا ہے. اب آپ آ جائیں ناظرین اس بات پہ کہ کیا واقعی میں کوئی مذاکرات یا کوئی ایسی کہانی شروع ہونے جا رہی ہے. تو اس پہ جو پہلا سٹیٹمنٹ ہے وہ جنید اکبر صاحب کا, انہوں نے کہا یہ حکومت مذاکرات کی ٹرک کی بتی کے پیچھے ہمیں لگا رہی ہے. احتجاج ہم نے کرنا ہے اور ہر حال میں کرنا ہے اور یہ فیصلہ ہو چکا ہے. لیکن جب بھی, میں پہلے بھی آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے ہی پاکستان تحریک انصاف ایک تحریک کا مومنٹم بنانا شروع کرتی ہے, جیسے ہی تحریک انصاف ایک تحریک کھڑی کرتی ہے یا عوام کو موٹیویٹ کرتی ہے, چینلائز کرتی ہے, اسی وقت اچانک سے خبریں آنا شروع ہو جاتی ہیں مختلف میڈیا ہاؤسز میں کہ پاکستان تحریک انصاف کے مذاکرات شروع ہو گئے, بیک ڈور چینل کھل گئے, اسٹیبلشمنٹ بھی یہ کرنے جا رہی ہے, حکومت بھی وہ کرنے جا رہی ہے. خبریں, ٹاک شوز ان کے اوپر شفٹ کر دیے جاتے ہیں بائی ڈیزائن. اور یہ ہم نے کم سے کم 2 مرتبہ الیکشن کے بعد ہوتے ہوئے دیکھا ہے. تو دونوں مرتبہ کوشش یہ کی گئی کہ عوامی احتجاج جو ہے اس کو کم کیا جائے یا عوام کو مایوس کیا جائے کہ باہر آنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے, وہاں تو مذاکرات ہو رہے ہیں. تو اس طرح سے عوامی تحریک کو جب شروع ہونے والی ہوتی ہے اس سے پہلے دبانے کے لیے یہ مذاکرات والا ایک ٹرک کی بتی بیچ میں لائی جاتی ہے. یہ ہر دفعہ آ جاتی ہے. اب یہ ایک مرتبہ پھر آ رہی ہے لیکن لوگ اس کو اب سیریس لے نہیں رہے. پاکستان تحریک انصاف تو بالکل نہیں لے رہی. اس میں جو سلمان اکرم راجہ صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے, انہوں نے نجی ٹی وی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ایسے کوئی شواہد نہیں ہے کہ میں کہوں کہ نظام ہوش کے ناخن لینے پر آمادہ ہے. یعنی اسٹیبلشمنٹ کو ہوش آ رہی ہے, یہ کو مجھے ایسے شواہد نہیں ملے. یہ جو چہمگوئیاں ہیں, مجھے ان کا مقصد یہ نظر آتا ہے کہ باہر دنیا کو یہ تاثر دیا جائے کہ پاکستان میں سب اچھا چل رہا ہے, سب اچھا ہونے جا رہا ہے, جبکہ حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. عمران خان کے لیے نرم گوشہ ٹرک کی بتی ہے. یہ بات بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں, عمران خان کی بہن کے مطابق 3 لوگ عمران خان سے خوفزدہ ہیں, ایک صدر, ایک وزیر اعظم, ایک آرمی چیف. ان لوگوں کو لگتا ہے جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے, یعنی صدر بھی جعلی بنا ہوا ہے, شہباز شریف 17 سیٹوں پر وزیر اعظم بن گئے. اب جو کچھ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ یا پاکستان میں الیکشنز کے ساتھ جو آئین کی دھجیاں بکھیری گئی ہیں, جو قانون کو پامال کیا گیا ہے, جو ظلم اور بربریت اس ملک میں کی گئی ہے, ان سب کو ایسا لگتا ہے کہ انہیں جواب دینا پڑ جائے گا. اب یہ وہ لوگ ہیں جو عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, جو عہدوں پہ نہیں, ان کی بھی ایک لمبی لسٹ ہے. یعنی اس کے اندر آپ یہ سمجھ لیں فضل الرحمان بھی نہیں چاہیں گے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ طاقت میں آئے. اسی طرح جو ہے وہ نواز شریف تو کبھی بھی نہیں چاہیں گے. اور ان کے بارے میں یہ خبر آج کل فلوٹ کر رہی ہے کہ جب جنگ کے دوران میں عمران خان صاحب کے بارے میں بات بھی کی گئی تو نواز شریف صاحب نے اس بات پہ ہی انسسٹ کیا کہ عمران خان کو جیل میں رکھو. یعنی کچھ بھی ہو جائے, میاں صاحب عمران خان صاحب کی مکمل مخالفت جاری رکھیں گے. نواز شریف کے لیے ڈراؤنا خواب جو ہے وہ یاسمین راشد ہے کہ جس دن وہ باہر آ جائیں گی اس دن نواز شریف صاحب کا بھٹا بیٹھنا شروع ہو جائے گا. وہ ہر چوک میں ہر جگہ کھڑی ہو کے میاں نواز شریف صاحب کا پول کھولیں گی کہ میں نے اس آدمی کو الیکشن ہرایا, یہ میری سیٹ واپس کرے. کیونکہ یاسمین راشد صاحبہ جو ہیں وہ بڑی اسٹرگل کرنے والی خاتون ہے, ساری زندگی ان کی ایسے گزری ہے. اب اگر انہوں نے, یاسمین راشد صاحبہ نے نواز شریف کو ہر جگہ پہ چیلنج کرنا شروع کر دیا, عدالتوں میں ہر جگہ پہ, تو ان کے پاس میڈیا بھی آئے گا, اثر رسوخ بھی آئے گا, وکلا بھی ساتھ کھڑے ہوں گے, ڈاکٹرز بھی ساتھ کھڑے ہوں گے, سول سوسائٹی بھی ساتھ کھڑی ہوگی, سوشل میڈیا بھی ساتھ کھڑا ہوگا. تو نواز شریف کے لیے, یعنی کوئی بھی آدمی اپنی جیتی ہوئی سیٹ کے لیے ایسی لڑائی نہیں لڑ سکا جو لڑائی یاسمین راشد لڑنے کی کیپیسٹی رکھتی ہیں. تو اس سے یہ نواز شریف صاحب کو ایک خوف ہے. اب جنید اکبر صاحب نے بھی کہہ دیا, سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی کہہ دیا, شیخ وقاص اکرم صاحب نے بھی کہہ دیا. تو گنڈا پور صاحب کا جو دعویٰ تھا کہ مذاکرات کی عمران خان نے اجازت دی ہے, تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کی انہوں نے بات کی ہوئی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو کہیں کہ وہ یہ سارے گندے کام چھوڑ کے وہ واپس چلے جائیں اپنی آئینی حدود میں اور پاکستان کو سیاستدانوں کو چلانے دیں, عوام کے مینڈیٹ کا احترام کر لیں اور اداروں کو ان کی سپیس واپس کر دیں. یہ مذاکرات تو ہونے چاہیے. لیکن حکومت کے ساتھ جو 2 شرائط عمران خان صاحب نے رکھی تھی ان پہ ابھی تک عمل درآمد نہیں ہوا. دوسری جانب ناظرین, یہ ایک مثال میں نے آپ کو نواز شریف صاحب کے بارے میں دی تھی ماضی میں, تے انا ونڈے ریڑیاں مڑ مڑ اپنے آنو. یہ میاں صاحب کی مثال ہے اور یہی کیا انہوں نے. اب یوم تشکر پہ سب نے اپنا اپنا سٹیٹمنٹ جاری کیا, صدر نے کیا, وزیر اعظم نے کیا, باقی سب نے کیا. 21 توپوں کی اور 31 توپوں کی سلامی دی گئی. اسلام آباد میں 31 اور باقی صوبوں میں جو ہے وہ 21 توپوں کی سلامی دی گئی.
तो यौम तशक्कुर बनाया सारे पाकिस्तान ने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अपना स्टेटमेंट जारी किया। लेकिन ये जो एक तकरीब है, ऐसा शोधापन तो इससे पहले कभी हमने नहीं देखा। ये एक तकरीब की गई सरकारी सतह पे और इसमें ये टीवी के ऊपर चलाए गए नाम और ये अकाउंट्स के जनाब इन्होंने इंडिया से बड़ी जंग लड़ी है, प्रोपेगेंडा की जंग बड़ी लड़ी है इन्होंने इंडिया से। उस सारे अकाउंटों के ऊपर नवाज शरीफ साहब का मुंह फिट है। मियां साहब के जो पेड अकाउंट है PMLN के, उनकी प्रमोशन की गई जनाब, इन्होंने लड़ी है इंडिया के साथ लड़ाई। अब जरा हकीकत में आपके सामने रखता हूं कि एक्चुअली इंडिया के साथ कौन लड़ा। PTI और PMLN का मुवाजना कर लेते हैं ना, जो आम पाकिस्तानी है, जो ज्यादा सियासत में हिस्सा नहीं लेता, लेकिन आज वो मौजूदा हालात के तनाजुर में इमरान खान के साथ खड़ा है। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, एक आम पाकिस्तानी जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करता है, उसको भी जरा छोड़ दें थोड़ी देर के लिए। अब आप आ जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PMLN के कंपैरिजन पे, और ये कंपैरिजन हमारे सामने मौजूद है। इसमें 8 मई से 12 मई के दौरान नून लीग की तरफ से टोटल 184 पोस्टें की गई, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से 641 पोस्टें की गई। इनमें जो ओरिजिनल पोस्ट है नून लीग की 100 और PTI की जो ऑफिशियल है वो 198 है, यानी दुगनी पोस्ट की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। नून लीग की इन पोस्ट पर जो व्यूज हैं वो 2 करोड़ हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो व्यूज हैं वो 5.5 करोड़ से ज्यादा हैं। बहुत फर्क है। नून लीग की जो ओरिजिनल पोस्ट है इस पर व्यूज 15 लाख, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 1 करोड़ 29 लाख से ज्यादा है। 10 गुना का फर्क है, 9 गुना का।